निर्मित पुस्तक का लोकार्पण हुआ। 1 जनवरी 2026 रविवार को श्री देवानंद मिश्र की पुस्तक उत्पन्ना एकादशी महात्म्य का मैथिली अनुवाद का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। श्री मिश्र शारदा भवन संस्कृत उच्च विद्यालय नवानी में शिक्षक व लेखक हैं। जलसैन निवासी श्री देवानंद मिश्र ने इस पुस्तक में कुल 26 एकादशियों का महत्व बताया है। पहले 26 एकादशियों का महात्म्य संस्कृत में पाठकों के लिए उपलब्ध था, लेकिन संस्कृत में होने के कारण आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेखक ने उस तथ्य को मैथिली में अनुवाद कर जन जन तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास किया है। इसे पढ़कर जिज्ञासु पाठक का ज्ञान बढ़ेगा। इस पुस्तक में एकादशी व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पुस्तक लोकार्पण समारोह विकास शोध संस्थान जलसैन के उपक्रम आजीविका एवं प्रगति विद्यालय भगवतीपुर जलसैन के सभागार में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। काशीनाथ झा किरण की अध्यक्षता और आनंद मोहन झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम का पहला सत्र पुस्तक लोकार्पण और पुस्तक चर्चा के लिए समर्पित था। कार्यक्रम में डॉक्टर जयानंद मिश्र, प्रो श्रीमती सरोज ठाकुर, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन मिश्र, श्री हरिदेव झा, श्री राघव रमन, श्री अखिलेश कुमार झा सहित कई अन्य वक्ताओं और कवियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से श्रोताओं को आनंदित कर दिया। अंत में लेखक श्री देवानंद मिश्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। अतिथियों को पगड़ी और उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री महानंद झा, श्री हर्ष नारायण झा, डॉक्टर कमल किशोर यादव, श्रीमती सच्ची देवी, श्रीमती रीमा मिश्रा, श्रीमती रत्ना मिश्रा, श्रीमती सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आए उसी क्रम में देवानंद जी से न्यूज इंडिया से राजीव झा द्वारा टेलीफोनिक बातचीत का अंश आए, सुनते हैं। हेलो जी देवानंद मिश्रा जी, नमस्कार। मैं दिल्ली से राजीव कुमार झा बोल रहा हूँ, न्यूज इंडिया से और मैथिली प्रसंग न्यूज़पेपर से। कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया है। आप ठीक हैं? हाँ, आज अभी आपका मैं देखा हूँ, आपका एक बुक का जो विमोचन हुआ है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना। और धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप उन लोगों को अपना एक बार परिचय दे दें। जी, मेरा नाम देवानंद मिश्र और मैं मधुबनी जिला के एक छोटा सा गांव जलसैन से बिलोंग करता हूं। और मैं बच्चा राय आदर्श उच्च विद्यालय ननौर से मैट्रिक का परीक्षा 1987 ईस्वी में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। फिर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग दरभंगा ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से साहित्य में कुछ रुचि बनी और तब से कविता, कहानी इत्यादि आलेख लिखना पढ़ना शुरू किया। अभी आप किस चीज में कार्यरत हैं? 2012 ईस्वी में मधुबनी जिला के ही नवानी गांव में स्थित 1905 में स्थापित शारदा भवन संस्कृत उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ मैं। ये जो आप पुस्तक लिखे हैं, इससे पहले कोई पुस्तक लिखे हैं आप? जी नहीं, पांडुलिपि तो मेरे पास है, लेकिन प्रकाशित ये मेरी पहली कृति है। इस पुस्तक के लिखने के पीछे कुछ वजह? जी, चूंकि मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, तो बचपन से ही उनके संसर्ग में कुछ संस्कृत की शिक्षा दीक्षा भी मुझे मिली। और मैं कुछ ज्योतिष से भी संबंध रखता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में पूजा पाठ यज्ञादि कर्म में अभिरुचि है मेरी। उसी क्रम में मैं देखता था कि जब कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा या अन्य कोई कथा वाचन होती थी तो लोग आपस में बातचीत करने लगते थे। तो उसी क्रम में मेरे दिमाग में आया कि ये चूंकि कथाएं सारी संस्कृत में होते थे तो लोगों के समझ में नहीं आता था, तो उसको मैं एकदम सरल ढंग से मैथिली अपनी मातृभाषा में रूपांतरित करने का निश्चय किया। और यह काम 2004 में ही हमने शुरू किया था, लेकिन अर्थाभाव और अन्य कारण से वो प्रकाशित नहीं हो पाया था। जो अभी 26 जनवरी को मेरे हाथ में वो पुस्तक आई और कल उसका विमोचन था। यह जो पुस्तक जो आप लिखे हैं, ये देवनागरी में है या मैथिली लिपि में है?
नहीं, लिपि देवनागरी है, चूंकि मिथिलाक्षर जो है वो सर्वसुलभ नहीं है, सभी लोग उसके विषय में पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब तो फिर वही बात हो जाती जो संस्कृत में है। इसलिए हम इसे सर्वसुलभ करने के लिए देवनागरी लिपि में और मैथिली भाषा में लिखा है। आप किससे ज्यादा प्रभावित है पुस्तक लाइन में? हम पुस्तक लाइन में किससे, मतलब आपका प्रश्न है जैसे किस कुछ व्यक्ति से? मतलब जैसे बहुत तरह के लेखक होते हैं, तो किस लेखक को ज्यादा आदर्श अपना गुरु मानते हैं, जी इंस्पायर? जी जी, मैं मैथिली जगत की अगर मैं बात करूं तो हमारे पुराने लेखक बाबा नागार्जुन को ज्यादा मैं अपना आदर्श मानता हूं, जो हमेशा गरीब और वंचित वर्गों के लिए काम किया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना मुख्य बिंदु बनाया, तो मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हूँ। अभी के समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग डिजिटल दुनिया के तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो जी इस क्रम में जो यह पुस्तक आपने लिखे हैं, तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने क्या कोई पब्लिकेशन से या किसी कंपनी से या किसी साइट, सोशल साइट से पे बेचने के लिए कुछ रखे हैं, या कैसे लोग आपसे ये पुस्तक खरीदना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करें? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये पुस्तक नवारंभ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, और बेचने के लिए अभी तक हम न किसी प्रकाशन से बात किए हैं, कॉपीराइट चूंकि हम अपने पास रखे हुए हैं, तो बेचने के लिए ना हम कभी अभी तक किसी साइट से या किसी प्रकाशक से कोई बात नहीं किए हैं। रही बात प्रचार की, चूंकि जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग हमने किया है, विज्ञापन दिया है, और पुस्तक के कवर पेज पर मेरा संपर्क नंबर और पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है। इस पुस्तक का तो मूल्य क्या रखे हैं? मूल्य 300 रुपया है, जिसमें यह पुस्तक जो है उसके संदर्भ में अगर मैं 2 लाइन में बता दूं आपको, तो वर्ष भर के 2400 एकादशी प्लस मलमास में जो 2 एकादशी, अधिक मास में जो 2 एकादशी होते हैं, तो कुल 26 एकादशी का संपूर्ण कथा, उसका मैथिली में अनुवाद, और एकादशी व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या परहेज है, क्या उचित है, कर्तव्य के बारे में, और 12 मास के एकादशी में क्या उसका पारण विधि क्या है, जो एकादशी व्रत करते आ रहे हैं उसके उद्यापन की विधि क्या है, उद्यापन में क्या क्या वस्तुएं आवश्यक होती है, एकादशी का जो दुर्लभ योग है हरिवासर योग, वो कब लगता है, कैसे लगता है, किन किन जोगों के उपस्थित होने पर लगता है, इन सारी बातों की चर्चा इस पुस्तक में हमने समेटने की कोशिश की है। तो मेरा मानना है कि ये जन जन का उपयोगी होगा, और खासकर मिथिला क्षेत्र के लिए या मैथिल जो जहाँ भी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक होगा। अच्छा, जैसे मिथिला में विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ होते हैं, जैसे जी तुषारी, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, मैं इतना आपको नहीं बता सकता हूँ। जी, तो ये पुस्तक का मैं ये मानूं कि मिथिला में जितने भी पूजा पाठ होते हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया है? नहीं जी नहीं, ये केवल एकादशी व्रत जो होता है, जी, एकादशी व्रत जो हर एक मास में 2 एकादशी होते हैं, कृष्ण जी, पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी। तो 12 महीने के 24 एकादशी हुए, और अमूमन 32 माह पर अधिक मास लगता है, जिसको सामान्य भाषा में मलमास के रूप में लोग जानते हैं। तो 2 एकादशी वो अधिक मास के हुए। तो ये जो 26 एकादशी हुए, इसी 26 एकादशी के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा है। अच्छा, बाकी जो वर्ष भर के पर्व त्योहार होते हैं जी, उनके लिए अलग से हमने सोच रखा है, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आगे फिर मैं उसके बारे में जी। आपको लिखूंगा। अगर मैं बोलूं, जैसे आप मैथिली जगत के लिए बहुत अच्छा काम किए, जैसे एकादशी के बारे में पूरा इसमें आपने जानकारी दिए हैं संपूर्ण रूप से, जी तो जी, ये कितने पुष्ट का ये पुस्तक है? ये कितने पन्ने का अगर है?
इतने पन्ने का जी 128 पेज का यह पुस्तक है जी और विभिन्न पुराणों से इसका संकलन है। जी संदर्भ सूची में हमने दिया है जहाँ जहाँ से हमने इसका संकलन किया है: ब्रह्मांड पुराण, जी स्कंद पुराण, बाराह पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण। इतने पुराण से संकलन करके उसको हमने मैथिली में अनुवाद किया है। उसके बाद निर्णय से संबंधित जो पुस्तक हैं, कृत्यसार समुच्चय पंडित श्री अमृतनाथ झा जी का, कृत्य सागर पंडित श्री रत्नपाणी झा जी का, और श्री रामचंद्र झा जी का वर्षकृत्य प्रथम भाग और तिथि निर्णय, इतने पुस्तकों का और ग्रंथों का, पुराणों का सहारा लेकर इसको संकलन तैयार किया गया है। तो मेरा मानना है कि ये 128 पेज का है, लेकिन ये कई 100 वर्षों तक इसका वास्तविकता और उपयोगिता बना रहेगा। अब हम जैसे आपसे जानना चाह, जैसे बोले हैं कि ज्योतिष शास्त्र में, तो ज्योतिष जी शास्त्र का ज्ञान आप कहाँ से अर्जित किए हैं? किसी गुरु से लिए हैं या कहीं पे शिक्षा ग्रहण किए हैं? जी नहीं, एक्चुअली हम अभी चर्चा क्रम में आपको बताए थे कि हमारे पिताजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, जी तो उनके संसर्ग में रहने का जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ, उससे प्रेरणा जगी। और स्नातक करने के बाद, यानी कह सकते हैं कि 1995 के बाद एक ऐसी घटना घटी, मुझे दीक्षा मंत्र लेना था, जिसके लिए गुरु और गुरु मंत्र का तलाश था। जिस क्रम में पिताजी का कहना था कि अपने घर का मंत्र खुद मैं नहीं दे सकता, तो इसके लिए जब मैं गुरु का तलाश करने लगा जो मंत्र देंगे, उसमें काफी कठिनाई और काफी मशक्कत करना पड़ा। वहीं से ज्योतिष के प्रति मेरी प्रेरणा जागी और तब मैं ज्योतिष के प्रति आकर्षित हुआ। और 95 से लगातार विभिन्न, एक गुरु का नाम मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, विभिन्न गुरुओं के आश्रय में जाकर के उनसे उनकी कृपा प्राप्त किया है और थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ। मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि ज्योतिष तो अथाह समुद्र है, उसमें जी से जितना कुछ मैं ले पाया हूँ। तो अभी आप जो आपके पास ज्योतिष ज्ञान जो अभी आपके पास है, इसे जी औरों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनौपचारिक रूप से तो जहाँ जो कई जैसे गर्मी छुट्टी होती है तो कई शिक्षक भी आते हैं हमारे पास, और जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं वो भी आते हैं। औपचारिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष संदर्भ में भी मेरा एक पांडुलिपि तैयार है। इसके बाद मैं उसी पर काम करूंगा और उसको प्रेस में दूंगा। तो होप कि इस वर्ष के अंत तक, गलती कहा हमने, इस वर्ष के अंत तक ज्योतिष से संबंधित भी तो दूसरा पुस्तक मेरा आएगा। अच्छा, अब आते हैं, आप मिथिला के धरोहर, मिथिला के पावन धरती से बिलोंग कर रहे हैं, तो पहले का मिथिला का संस्कृति और अभी का मिथिला की संस्कृति में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, हम मैथिल जो है अनुकरण के पक्षधर हैं। तो चूंकि मिथिला रोजगार के क्षेत्र में पहले भी पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है, तो रोजगार के खोज के क्रम में यहाँ के अधिकांश लोग माइग्रेट किए, और माइग्रेट के क्रम में जहाँ जो रोजगार के क्रम में बसे, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ का जो सभ्यता थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। तो स्वाभाविक रूप से जब दूसरे की संस्कृति हम अडॉप्ट करेंगे तो कुछ न कुछ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा पीछे छूट जाती है। वही हुआ मिथिला के साथ भी। पहले का जो परंपरा था वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, और पाश्चात्य सभ्यता या देश के ही दूसरे राज्यों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सब धीरे धीरे हम लोग अनुकरण करने लगे हैं, जिससे हमारी जो मौलिक परंपरा थी उसमें विकृति तो आई है। बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें विकृति तो आई है। अभी जैसे देखा जा रहा है कि मैथिली जो हमारे अष्टम सूची में शामिल है, भोजपुरी नहीं है,
उसके जी बाद अभी के जो हमारे जो पहले के जो कल्चर थे, अब जी। हम लोग मिथिला से उसको पूरा कट होते जा रहे हैं। और जो प्रदेश में अभी रह रहे हैं, वो लोग अपने बच्चे को मैथिली बोलना या मैथिली लिपि सिखाने में मतलब पीछे रहते हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि जो मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, खुद को बिहारी कहने से भी हिचकिचाते हैं, परहेज करते हैं। परहेज करते हैं। लेकिन हम्म। मैंने जब मिथिला का इतिहास देखा हूँ, तो मिथिला के जो एक से एक चीज जो है, उसे हम्म। हम लोग खोते जा रहे हैं। जैसे डोमकच, झिझिया, एक से एक मतलब मिथिला का जो धरोहर है, आज हम्म। प्रदेश में क्या, देश में हर जगह विद्यापति समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन मुझे मुझे यह दुख होता है कि मैं आज से नहीं, आपको बता दूं, 2012 से मिथिलांचल में मैं आवाज उठा रहा हूँ, पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। पहला मेरा सवाल ये होता है कि अगर आप विद्यापति समारोह कराते हैं, तो विद्यापति के मंच पर विद्यापति गीत हो। दूसरा, आप मिथिला रत्न बांटते हैं, तो उसका कम हम्म। से कम एक सम्मानजनक राशि हो। हम्म। और जो मिथिला विभूति दे रहे हैं, उसका एक सम्मानजनक राशि हो। और जो हम लोग भोजपुरी गाना या अन्य गाना को, जो हम लोग अश्लील गाने सबको हम लोग मिथिला में ला रहे हैं, इस पे रोक लगाने के लिए मैं काफी सालों से आवाज उठा रहा हूँ और आगे भी उठाते रहूंगा। जी तो अभी जो आपको यह नहीं लग रहा है कि हमारे जो कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, उसे सम्मान नहीं मिल रहा है? जो अश्लील गायक है या जो भी है, उन्हें ये सम्मान मिथिला और मिथिला को बर्बाद करने के पीछे आज के नए संगीतकार का तो हाथ नहीं है? ये बताइए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रश्न, चिंता, अंदेशा बिल्कुल जायज है। और इसके लिए ये हमारी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, मैं उन्हें दोषी मानता हूँ। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि मैकाले शिक्षा पद्धति जो आई जी, भारत में, जी, उसका उद्देश्य ही यही था कि यहाँ की संस्कृति पहले खत्म की जाए। जब तक यहाँ की संस्कृति खत्म नहीं होगी, तब तक यहाँ के लोग बेचारे गुलाम नहीं होंगे। और तब तक हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी। उस गुरुकुल व्यवस्था को ध्वस्त करके मैकाले पद्धति लाया गया। उसका उद्देश्य यही था जो आज हम लोग देख रहे हैं। जो एक समय था कि कन्वेंट स्कूल का प्रादुर्भाव हुआ था, अवांछित संतान राज्य के द्वारा, जो राज्य के सिपाहियों द्वारा या राज्य के सलाहकारों द्वारा जो अवांछित संतान पैदा होते थे, उनके लिए कन्वेंट स्कूल खोला गया था सबसे पहले कलकत्ता में। और वो कन्वेंट आज गांव गांव में, गली गली में खुलकर बैठा हुआ है। और हम सभी लोग उसको एक गौरव का, स्टेटस का सिंबल बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बच्चे को कन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। और हर एक गांव में प्रायः नहीं तो 2-4-5 गांव के बीच में एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तो है ही। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ बच्चे के लाले पड़े हुए हैं, शिक्षक बैठे रहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं। एक सवाल आपसे और वो तो जानना विकृत चाहता हूँ। होगा, मैं वो एक चीज, विकृत तो होगा। जैसे आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, असम, बंगाल, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उनका उनका अपना एक लिपि है ना? हम्म। आज तक हम्म। भोजपुरी का लिपि नहीं है, लेकिन मैथिली का लिपि है। तो क्या हम्म। मिथिलांचल में एक सब्जेक्ट मिथिला का लिपि का होना चाहिए स्कूल में? बिल्कुल होना चाहिए उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो शासकीय स्तर पर प्रयास करने के बजाय हम जो कुछ जानकार हैं उनको आगे आना होगा। क्योंकि जब कभी हम लोग पाठशाला में मैथिली की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न सामने आ जाता है कि अगर हम मैथिली में विद्यालय की शिक्षा शुरू करें तो उसके लिए क्या कंटेंट मेरे पास है पर्याप्त, क्या पुस्तक मेरे पास सभी विषय के पर्याप्त हैं। तो जी, वहाँ आकर के कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं। रही बात मिथिलाक्षर लिपि की, बात आपने की, आपको प्रसन्नता होगी जानकर, पाठक जी जानते भी हैं, आपको प्रसन्नता होगी कि मैं मिथिलाक्षर को केवल बचा कर नहीं रखा हूँ, मैं निःशुल्क इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसका क्लास चलाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बच्चों ही नहीं, बड़े बुजुर्ग जो भी इच्छुक होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ मिथिलाक्षर और सिखाता हूँ। पहली बार जब मैं कहीं इसका प्रयोग कर रहा था,
तो गांव के एक पढ़े लिखे लोग बोले कि अरे ये तो आप बंगला लिख रहे हैं। मेरा ताज्जुब हुआ। उनको मैंने समझाया कि जिसे आप बंगला समझते हो बंगला नहीं, वो हमारी अपनी लिपि, मातृलिपि, हमारी मिथिलाक्षर है हमारा। और इसी मिथिलाक्षर से बंगला और असमी निकला हुआ है। उन दो लिपि का भी मातृलिपि मिथिलाक्षर ही है। जी लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि वो मिथिलाक्षर को भी लोग बंगला समझ करके इग्नोर करते हैं। आपको बता इसके दूं, मैं बता दूं जी कि मिथिला लिपि जो है जी एक्चुअली मिथिला लिपि मैंने भी सीखा हूँ। और हम्म, और मैं करीब 12-13 भाषा जानता हूँ बोलना। और मिथिला वाह लिपि मैंने वाह खुद वाह। सीखा हूँ। और हम्म, आने वाले 15 तारीख से मैं जी एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, जो जिस चैनल पे जो हमारे मिथिला के धरोहर, मिथिला के जो इतिहास जो है, उस पर मैं न्यूज़ बना रहा हूँ। और उसका नाम है न्यूज़ इंडिया मिथिला। तो ये स्वागत चीज़, स्वागत और स्वागत। 2013 से मेरे मित्र विनय जी और हम लोग दिल्ली में मैथिली जी प्रसंग के नाम से न्यूज़पेपर चलाते चलाते आ रहे हैं। और बहुत बढ़िया। शुरुआत हम लोग मैथिली में किए थे, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि हमें नहीं सपोर्ट हुआ, उसको मैंने हिंदी में कर दिया। लेकिन आज भी मैथिली प्रसंग के नाम से न्यूज़पेपर आ ही रहा है। और हमारा जो न्यूज़ इंडिया जो है चैनल, दोनों कंबाइंड है, हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी संगीत जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो चाह जी लें, जो वीडियो हम्म बनाते हैं, आज हम्म हर भाषा में बच्चे लोग जैसे देखते हैं वीडियो, कार्टून वीडियो, अगर उसी चीज को मैथिली में रूपांतर करके बनाया जाए, मिथिला में एक से एक बढ़ के एक कहानी है, वो लेके अगर आया जाए, तो मिथिला का जरूर विकास होगा। और जो हम लोग कर रहे हैं, जो आज देश प्रदेश में हर जगह विद्यापति समारोह हो रहा है, लेकिन 20वीं गांव में विद्यापति जी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो हम्म, विद्यापति जी के नाम पे तो धन उगाही हो रहा है, लेकिन विद्यापति जी का कुछ नहीं हो रहा है। आज नागा अर्जुन जी हैं, एक से एक धरोहर है, लेकिन उस चीज पे आदमी नहीं जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अश्लीलता, फुहरता की तरफ जी जा रहा है। जी और जी ये बहुत दुख की बात है। दुखद है दुखद है। और आपको ये भी बता दूं कि अब मैथिली में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद आज भोजपुरी साहित्यिक नहीं है, लेकिन मैथिली साहित्यिक है। लेकिन निश्चित। इससे पहले मैंने श्री अशोक चंचल जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी बताया। तो आप लोग जैसे विद्वान से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मैथिली में आगे कीजिए। और आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए, अगर न्यूज़ इंडिया के परिवार आपसे यह पुस्तक मंगाना चाहेगा तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 99 73 16 90 30। इसको फिर से दोहराता हूँ मैं। 9973169030। मेरा पोस्टल एड्रेस हुआ ग्राम पोस्ट जलसैन, भाया रुद्रपुर, जिला मधुबनी, बिहार। पिन कोड हुआ 847411। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्रदेश में कहीं भी रहें, लेकिन अपने धरोहर, अपना मैथिली को कभी ना भूलें। और घर में बच्चा लोग को ज़रूर मैथिली का ज्ञान दें, और घर में मिथिला में बात करें। और मैं ही बोलना चाहूँगा। और देवानंद जी पाठक जी से आप लोग पुस्तक मंगाएं। और इनसे संपर्क नंबर भी आपको मिल चुका है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो इनसे पूछ सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र हो या कुछ भी हो, अपना जन्म पत्री दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, इनसे आप फोन पे बात करके कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामना, जो आपका ये जो आज पुस्तक विमोचन हुआ उसके लिए। सब हमारे सभी कार्यरत जितने भी हमारे सदस्य हैं न्यूज़ इंडिया मैथिली प्रसंग के, आपको ढेरों शुभकामना, बधाई। और ऐसे ही काम करते रहिए। और आपसे एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि
मिथिला के जितने भी पूजा पाठ होता है उस पे भी एक आप पुस्तक लिखिए। जरूर। आप लोगों का शुभकामना साथ रहा तो मैं अनवरत मैथिली के लिए काम करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आगे भी जो दुर्लभ ग्रंथ सब हैं उसको सहज सुलभ मैथिली में लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा करना चाहता हूँ। और लगा रहूंगा।